जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इतिहास की गति बरकरार रहेगी जब तक यह दुनिया है। एक चीज की गति बरकरार रहेगी, इतिहास की। दुनिया चलेगी, उसके पैरेलल में इतिहास चलेगा। और इतिहास आनंद ही नहीं है, सीखना, समझना, सुधारना। और मैं उस धारा में आपके साथ चल रहा हूं। अब इस कार्यक्रम का जो मूल मंत्र है, पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है। समझना, ये वर्ड को पकड़ना है सबको। और जैसे समझना शुरू करोगे, उन्नति के दरवाजे अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे। कीमती सबसे ज्यादा क्या होता है जीवन में? बहुत लोगों को लगता है पैसा है। पैसा उपयोगिता है, आवश्यकता है, कीमती नहीं है। कीमती वो चीजें हैं जो आपको एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं मिल सकती। यही चीजें तो आपको परेशान करे हुए हैं, आपकी गलत परिभाषाएं। पैसा कीमती है, पैसा आवश्यकता है। कीमती क्या है? समय। इसलिए ये जो समय है, अगर इसका सदुपयोग आप समझ गए, इसको यूज कैसे करना है, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। इतिहास की जिस धारा में मैं आपके साथ चल रहा हूं, वो गुप्त काल की धारा है, सामंतवादी धारा। हमने चर्चा की सामंतवाद की, हमने चर्चा की सामंतवाद की अर्थव्यवस्था की, हमने चर्चा की सामंतवाद के राजनीति की। आज हम चर्चा करेंगे गुप्त काल के राजाओं की। गुप्त राजवंश, कौमुदी महोत्सव, उनकी लीनियज की चर्चा करती है। हमें क्या लेना देना? राजा की जाति जानकर क्या करेंगे? जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। सुनिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, कबीरदास जी कहते हैं। ऐसे मैं अवधदास कहता हूं कि जाति न पूछो राजा की, पूछ लीजिए कर्म। किया क्या उसने? बड़ा इतिहासकार इधर उधर सर टकराते हैं। कोई कह रहा क्षत्रिय है, कोई कह रहा ब्राह्मण है, कोई कह रहा वैश्य है। हमें क्या लेना देना? जाति न पूछो राजा की, पूछ लीजिए कर्म। पायलट की जात पूछोगे? भाई उसने जहाज उड़ाया, शांति से आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया, आप कहोगे बहुत अच्छा पायलट। और जाति किसी भी की भी पूछने की क्या जरूरत है? मुद्रा अर्थव्यवस्था, करेंसी सिस्टम। जाति अप्रासंगिक है, मैं चर्चा करूंगा। खैर, गुप्त किसी भी लीनियज से हो, लेकिन उनके 4 राजा बहुत महान हैं। 4 उनके राजा बहुत महान है, उस पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। गुप्तों के बारे में कहा जाता है कि शायद वो कुषाणों के सामंत रहे होंगे। सामंत शब्द आपके लिए अनभिज्ञ नहीं है, शायद वो कुषाणों के सामंत रहे होंगे। और जब कुषाण की केंद्रीय सत्ता, सेंट्रल पावर कमजोर हुई होगी, इनकी बढ़ी होगी। और उसी में एक गुप्त राजा है, श्रीगुप्त। पहला थोड़ा लंबरदार टाइप का आदमी है गुप्त राजवंश का, वहां से इसकी कहानी थोड़ा शुरू होती है। श्रीगुप्त, उसने कुछ अपनी धाक बनाई होगी और फाइहान ने उसके नाम का वर्णन किया है, उसका नाम की चर्चा की है फाइहान ने, कि मृगासिक वाहन में उसने एक बौद्ध स्तूप बनवाया था। श्रीगुप्त जो पहला महत्वपूर्ण निर्माता है इस राज्य का, वह है चंद्रगुप्त प्रथम। अब ये चंद्रगुप्त प्रथम क्यों कहा जाता है?
चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। जैसे आधुनिक भारत में कुछ टाइटलें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। गांधी, साउथ अफ्रीका के गांधी, नेल्सन मंडेला। राजवंशों में जो नाम एक माइलेज सेट कर देते थे, किसी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते थे, वो कॉमन हो जाते थे। तो उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए उसके नाम के आगे, जैसे हम मुगल काल में भी देखते हैं, अकबर 1, अकबर 2। तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य काल का संस्थापक, और चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का संस्थापक। कौन है, कहां के हैं, लेकिन राजा बने ना। आज इससे पहले कि मैं इस राजवंश के राजाओं पर आऊं, एक सूत्र बताता हूं आपको, लगाइए। जीवन सूत्रों पे ही चलेगा। सूत्र लगाइए, सूत्र। मैं बार बार कहता हूं ना, समाज में दो तरह के लोग, एक एरिस्टोक्रेसी, शाही वर्ग, और एक आम आदमी, और ये दो वर्ग हमेशा रहेगा कयामत तक। राजा बनने का जो सूत्र है, सूत्र, उसमें 4 चीजें हैं। पहला, एंथुसियाज्म, उत्साह। दूसरा, डेयरनेस, साहस नहीं, दुस्साहस। तीसरा, कॉन्फिडेंस। और चौथा, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। और जानते हैं सबसे मजेदार बात, ये 4 चीजें कॉमोडिटी नहीं है, उत्पाद नहीं है। अगर ये 4 चीजें कॉमोडिटी होती तो इस दुनिया में अमीर हमेशा अमीर रहते और गरीब हमेशा गरीब रहते। ये 4 चीजें उस असीम सत्ता के अधीन हैं। कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई दीवाना कहता है। और ये 4 चीजें या तो आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है, कोई बात नहीं, उसका भी सूत्र है, उसका भी सूत्र है। अगर ये 4 चीजें आपके पास हैं, तब तो भगवान ने आपको इतना ब्लेस कर रखा है। और अगर नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इसको पैदा करने का सूत्र है। इसी काल में, आज के ही स्टोरी में, मैं आपको एक आदमी का नाम बताऊंगा जिसके पास ये चीजें नहीं थी। उसको बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, और आज वो आदमी दुनिया के महानतम व्यक्तियों की श्रेणी में खड़ा होता है। नहीं थी उसके पास, नहीं थी। वो जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। नहीं थी। वो एक साजिश का शिकार हुआ। एक अति सुंदर और अति विद्वती महिला के साथ उसका विवाह हुआ, और बाद में जलालत हुई, बेइज्जती हुई, लेकिन उसने पैदा किया। तो अगर वो व्यक्ति पैदा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। इसीलिए तो ये देश महान है। तभी तो मैं आपसे चिल्ला चिल्ला कर पहले दिन से कह रहा हूं कि मित्रों, भाइयों, बहनों, मेरा भारत महान। बनाएगा कौन? आप। जिस देश में अंगुलीमाल संत हो जा रहा है, जिस देश में अशोक चंडाल अशोक से धम्म अशोक बन जा रहा है, जिस देश में कालिदास जिस डाल पे बैठे उसको काट के और फिर महानतम विद्वान बन जा रहे हैं, उस देश का लड़का निराशा में डूबा हुआ है। आम आदमी के 4 लक्षण, राजा के 4 लक्षण मैंने आपको बताए। आम आदमी के 4 लक्षण। पहला लक्षण, द्वंद। ये करूं कि ना करूं, आईएएस की तैयारी करूं कि एसएससी की तैयारी करूं, दिल्ली रहूं कि कलकत्ता रहूं। द्वंद। जिंदगी रिस्क है, सिक्का उछालिए। आईएएस की तैयारी करेंगे, आईएएस की पढ़ाई करेंगे, व्यक्तित्व का विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा, सबका विकास होगा। चलिए मान लेते हैं ना आईएएस नहीं बने, तो कल आपके नाम पर शो चलेगा, कल आपके
आपके नाम पे शो चलेगा, आपके नाम पर, आपका जो भी नाम हो, XYZ शो, XYZ नामा, आभासा नामा। शिक्षा की इन्वेस्टमेंट कहीं खाली गई है आज तक? द्वंद्व से बाहर निकलिए। जो लोग द्वंद्व का शिकार हैं उनसे कुछ नहीं होगा। मन का काम है द्वंद्व देना। दूसरा, निराशा। निराशा इसलिए क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं वो आपको नौकर बनाना चाहता है, और जब आप उस नौकर से अलग राजा बनने की कोशिश करेंगे तो निराश करेगा वो आपको। आप तैयारी शुरू करेंगे आईएएस की, 100 लोग बोलेंगे तुरंत कि सबका नहीं होता है, सबका नहीं होता है। शर्मा जी का लड़का गया था, 3 साल बाद बेचारा पागल हो गया। अगर हम दवा ववा कराए बेचारे, सबका नहीं होता। वो ये नहीं कहेगा तुम तैयारी मत करो, इनडायरेक्टली ऐसी बड़ी सारी बातें करेगा। सीधे तो आपको कोई मना ही नहीं करेगा, क्योंकि लगातार जब तुम किसी से कोई बात निषेधात्मक कहते रहोगे वो उसके दिमाग में बैठेगी। यही तो महाभारत में शल्य और कर्ण की स्टोरी है। आप शल्यों से घिरे हुए हैं, शल्य से। एक अर्जुन है जिसका रथ कृष्ण चला रहा है, और कृष्ण चलाते चलाते कहते वाह क्या मारा है दोस्त, वाह क्या तीर चलाते हो। और एक शल्य है, शल्य मतलब संदेह, कर्ण मतलब कान। कर्ण का सारथी कौन? शल्य। वो कर्ण से कहता है कि तुम यार मारे नहीं पाते हो यार, तुम यार अच्छा ही नहीं खेल पाते हो, तुम शॉर्ट पिच बॉल डाल रहे हो, अर्जुन आगे बढ़ बढ़ के मार रहा है यार। तो जीवन में पहली चीज आप ये गौर करिए कि कहीं आपके अगल बगल शल्य तो नहीं है, और अगर आपके अगल बगल शल्य हैं तो अपनी महत्वाकांक्षा को बताना ही क्यों। द्वंद्व से बचिए, निराशा से बचिए, पर निर्भरता, दूसरे पे डिपेंडेंसी जितनी जल्दी खत्म हो जाए सीखिए, आगे बढ़िए। मैंने बहुत लोगों को देखा, इलाहाबाद में, दिल्ली में, बहुत सारे लोगों को देखा 10-10 साल से कोचिंग कर रहे हैं। पूर्वांचल के एक गायक हैं, प्रसिद्ध गायक हैं, आजकल राजनेता भी हैं। उनका एक बड़ा फेमस गाना है, लोकगीत है, 80 से कई के बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, चांदी पर के बाल झड़ल मूछ के निशान नहीं खे। पर निर्भरता, दूसरे पे डिपेंडेंसी, और चौथा भय। तो 4 गुण राजा होने के और 4 गुण आम आदमी के। राजा का पहला गुण क्या है? उत्साह। उत्साह मतलब महत्वाकांक्षा का ब्राउन बीटा, प्रोटीन। महत्वाकांक्षा जो है उसका प्रोटीन है उत्साह। यार है कुछ नहीं होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, देख लेंगे। दूसरा डेयरनेस, हर आदमी डरा रहा है कि यार एवरेस्ट पे चढ़ोगे तो यार अवलांचेस आते हैं भैया, वहां आने दो। सपना तुमने देखा है तो संघर्ष कौन करेगा? उत्साह, डेयरनेस, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? समझदारी से। हमने आईएएस की तैयारी शुरू की, लोगों ने कहा अरे नहीं होता यार, नहीं होगा। हमने कहा हम कौन सी मुगल फैमिली से हैं कि नहीं होगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर थे, तो उससे नीचे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। 4 चीज डेवलप करो। इसको डेवलप करने का फॉर्मूला क्या है? कितने लोग एग्जाम्पल, उसमें एक एग्जाम्पल है चंद्रगुप्त प्रथम, किसी सामंत का बेटा रहा होगा। कितने एग्जाम्पल, नेपोलियन, हिटलर, कितने सारे एग्जाम्पल। आम परिवार से आए हुए लोग, लाल बहादुर शास्त्री, आम परिवार। इतना पैसा नहीं होता था शास्त्री जी के पास कि नाविक को दे दे, नाविक को कि नदी क्रॉस करा दे। अटल बिहारी वाजपेयी, अब्राहम लिंकन, ये वो लोग हैं जिनके पास ये 4 गुण हैं। सबको छोड़िए, हमारे प्रधानमंत्री जी सामान्य परिवार से आ रहे हैं, सामान्य, भारत के सर्वोत्तम पद पर विराजमान है। तो ये एग्जाम्पल इसीलिए है कि आप भी, हम भी सामान्य परिवार से हैं ना। क्या चाहिए आपको? तलाश होती क्या चाहिए?
क्या चाहिए राजा बनने के लिए? मैं बता रहा हूं, आपको चाहिए उत्साह, आपको चाहिए दुस्साहस, आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, विश्वास, आपको चाहिए समझदारी। और आएगी कहां से? जहां से कालिदास के पास आई, योग और ध्यान से। आप भी अगले गुप्त वंश के संस्थापक हो सकते हैं भारत में। राजा नहीं बनेंगे, किसी स्टेट के सीएम बन जाएंगे, किसी शहर के सांसद बन जाएंगे, किसी विधानसभा के विधायक बन जाएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम सामान्य परिवार से, किसी सामंत का बेटा। कौन कौन सा काम किया? पहला काम, राजाधिराज की उपाधि ली। P = P। मैंने मौर्य काल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया, यह सूत्र याद रखना है राजाओं को पढ़ते वक्त। पॉलिसी = प्रियोरिटी। नीति जब भी बनाओ, प्रियोरिटी को देखकर बनाओ। तुम्हारे पिताजी बैंक में बाबू हैं, क्लर्क हैं, तुम परिवार में 4 बच्चे हो, चारों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पिता पे बड़ा दबाव है। इसका मतलब पिता पर बड़ा दबाव है। नहीं कहता होगा आपसे, हमारे देश के पिता नहीं कहते हैं। हमने एक बार एक मास्टर साहब से पूछा कि मां बाप भगवान क्यों? कहे जवाब नहीं दूंगा। जाओ तुम जिनको समझते हो कि हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे कह के दिखाओ कि हमको साल भर पालो, हमारे मां बाप ने हमको भगा दिया है। और कोई एक अगर तैयार हो जाएगा तो हमको आकर बताना। मां बाप दुनिया में वो लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे जीवन का निर्वाह करते हैं। किसी मां को, किसी बाप को यह नहीं होता कि बच्चा हमारा आईएएस हो जाएगा तो हम इससे पैसा मांगे। कोई नहीं मांगता। इसीलिए वो भगवान है जो बिना मतलब आपके लिए खड़ा रहे। बाकी उनके बाद जो भी खड़ा होगा उसका मतलब होगा। इसलिए मैं देश के हर युवा से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, कुछ भी हो, मां बाप को दुखी मत करना। चंद्रगुप्त प्रथम। तो जब भी किसी राजा को तैयार करना, बस एक फार्मूला तुरंत खटाक से दिमाग में लिया, P = P, पॉलिसी = प्रियोरिटी। सामंतवाद का दौर है, छोटे छोटे सामंत होंगे जिनको अपने अपने इलाके में सारा अधिकार होगा। तो ऐसे बड़े सारे छोटे छोटे सामंतों पर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना दबदबा बनाया होगा। अब वो दबदबा दूसरों को पता चलना चाहिए, तो आपकी उपाधि से ही तो पता चलेगा। तो उपाधि क्या है? महाराजा धीराज, राजाओं का राजा। इसकी जरूरत मौर्य काल में नहीं है। मौर्य काल का राजा सम्राट अशोक। गुप्त काल का राजा महाराजा धीराज। मौर्य काल का राजा अर्बनाइजेशन का राजा। गुप्त काल का राजा सामंतवाद का राजा। दूसरा काम उसका गुप्त संवत की शुरुआत। क्यों? क्वेश्चन मार्क लगाओ खटाक से। कैलेंडर और करेंसी और कैपिटल, ये 3 चीज शक्ति का द्योतक है, शक्ति की पहचान है। कि मीर कासिम राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया, उसको अंग्रेजों को दिखाना था, अपनी जनता को दिखाया था कि मैं सोवरेन, सर्वशक्तिमान। तो ये 3 चीज कौन कौन सी? कैपिटल, करेंसी, कैलेंडर, ये 3 चीज शक्ति की पहचान है। तो जब इसने गुप्त वंश की शुरुआत की तो इसको मैसेज देना था अपने उपराजाओं को कि मैं शक्ति हूं, मैं सोवरेन हूं। दूसरा काम। तीसरा काम, कुमार देवी से विवाह। लिच्छावी राजकुमारी, पुराना राजवंश है, 6ठी शताब्दी BC से। जो भी राजा अपने राज्य में अगर एक काम कर देगा, एक कानून व्यवस्था, जनता उसको भी सर पे बिठा लेगी। कम से कम शांति से कोई काम तो कर लेगी। कानून व्यवस्था का मतलब क्या? कि आप आजाद हैं कुछ भी करने के लिए।
राजा के सरप्रमुख दायित्वों में जो सबसे अहम दायित्व है वह है कानून व्यवस्था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 4 काम किए, ऐसे स्क्वायर बना के। फर्स्ट पॉइंट, महाराजा धीराज सामंतवादी युग का राजा है। दूसरा पॉइंट, गुप्त संवत। तीसरा, कुमार देवी से विवाह। और चौथा, कानून व्यवस्था। और यहीं से कहानी शुरू हुई गुप्त काल की। अब गुप्त काल में, गुप्त काल के इतिहास में स्त्रियों की बड़ी भूमिका है। लगे हाथ इस पे भी चर्चा कर लेता हूं। उस सामंतवादी दौर में जहां कई सारे छोटे छोटे राजा थे, उसमें विवाह एक बड़ा सशक्त माध्यम बना अपनी शक्ति को बढ़ाने का। शुरू से रहा है, बिंबिसार के समय से रहा है। लेकिन अशोक को बहुत ज्यादा वैवाहिक उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अर्थव्यवस्था, मुद्रा अर्थव्यवस्था है, पैसा है, बड़ी सेना खड़ी कर लेगा 10 लाख की। इसलिए विवाह, मैरिज अलायंस का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। लेकिन अब मैरिज अलायंस की आवश्यकता है। इसलिए इस सामंतवादी दौर में आप देखेंगे कि मैरिज अलायंस की एक बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे गुप्त इतिहास में 3 स्त्रियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के निर्माण में अहम भूमिका अदा की, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को एक छोटे से राज्य से साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। स्त्रियां, हां। अब ये लाइन लिखकर आपको ब्रैकेट में कर लेना है कि सामंतवादी दौर में मैरिज अलायंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है शक्ति के विस्तार में। तो आपको यहां से लेकर और अकबर के राजपूत अलायंस तक की कहानी क्लियर होती चली जाएगी। सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ तथ्य नहीं याद करने की कुमार देवी ने चंद्रगुप्त प्रथम से शादी किया था ना। कुछ मतलब होगा, कुछ मकसद होगा। 3 महिलाएं, चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया कुमार देवी से, उत्तर भारत को सुरक्षित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की कन्या कुबेर नाग से विवाह किया, उत्तर पश्चिम को सुरक्षित किया। उत्तर भारत को सुरक्षित किया चंद्र कुमार देवी ने, उत्तर पश्चिम को सुरक्षित किया कुबेर नाग ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती, उसका विवाह उसने किया वाकाटक राजवंश। कहां है वाकाटक? दक्कन, मध्य भारत। और प्रभावती के हस्बैंड की डेथ हो गई, तो चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी प्रभावती से मिलकर गुजरात में शकों का दमन कर दिया। गुजरात पर कब्जा, गुजरात पर कब्जा, मध्य एशिया के व्यापार पर कब्जा, पश्चिम एशिया के व्यापार पर कब्जा। और इस प्रकार से इन 3 स्त्रियों ने गुप्त राज्य को साम्राज्य में बदल दिया। पहली स्त्री कुमार देवी, दूसरी स्त्री कुबेर नाग, तीसरी प्रभावती। तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप कि सामंतवादी दौर में मैरिज अलायंस मुख्यतः शक्ति विस्तार में अहम भूमिका अदा करता है। चंद्रगुप्त प्रथम एक सामान्य व्यक्ति जिसने भारत में एक राजवंश की नींव रखी, लेकिन पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो व्यक्ति आ रहा है समुद्रगुप्त, समुद्र जैसा विशाल। गुप्त राजवंश की सीमाएं पहुंच गईं भारत के दोनों समुद्रों के बीच। P इजिकल टू P, पॉलिसी इजिकल टू प्रायोरिटी। समुद्रगुप्त बहुत प्रतापी आदमी, बहुत महत्वपूर्ण। इसी व्यक्ति ने गुप्त राज्य को गुप्त साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। और जिस पॉलिसी का इसने वर्णन किया, इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब चूंकि हमारा इतिहास अंग्रेजों ने लिखा, पश्चिम के लोगों ने लिखा, तो उन्होंने अपने लोगों को वरीयता दी। अगर यूरोप का इतिहास हम लिखते तो हम नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहते, लेकिन उन्होंने हमारा इतिहास लिखा तो उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। और भारत की राजनीति में एक ऐसा पैमाना सेट किया इस आदमी ने जो आने वाले शासकों के लिए उदाहरण बन गया। और जिसने भी उस पैमाने को फॉलो नहीं किया वो मारा गया। इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण समुद्रगुप्त, इतना महत्वपूर्ण।
कौन सा पैमाना भैया? सामंतवादी दौर में भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा रखने का पैमाना। अब भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास 3 भागों में विभाजित है सामान्यतः। उत्तर भारत, दक्कन जिसको हम इंग्लिश में डेक्कन कहते हैं, और साउथ इंडिया। उत्तर भारत की ज्योग्राफी प्लेन, डेक्कन प्लेटो, साउथ इंडिया माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। कभी आप चलिए मुन्नार से एलेप्पी की तरफ, तब आपको पता चलेगा कि केरला पर कब्जा करना कितना मुश्किल है। कभी आप चलिए मुंबई से शिरडी की तरफ, तब आपको पता चलेगा कि यह इलाका गुरिल्ला युद्ध के लिए कितना सूटेबल है। और उत्तर भारत का राजा हमेशा दक्षिण भारत पर नियंत्रण चाहता था। क्यों? मसाले का एरिया। मसाले की सबसे ज्यादा डिमांड कहां? यूरोप में। और मसाले के बदले क्या? सोना, डॉलर। दक्षिण भारत के राजा उत्तर भारत नहीं आना चाहते थे, लेकिन उत्तर भारत के राजा को दक्षिण भारत पर नियंत्रण बनाने के लिए दक्कन से गुजरना होगा। तो इसने एक पॉलिसी को जन्म दिया। उस पॉलिसी के अंतर्गत इसने उत्तर भारत में टोटल एनिहिलेशन, संपूर्ण उन्मूलन। उत्तर भारत प्लेन है ना, तो उत्तर भारत के सारे राजाओं का टोटल एनिहिलेशन, संपूर्ण उन्मूलन। हम गए दक्कन, आपका घर इलाहाबाद में, आप गए कानपुर में मकान कब्जा करने, पता लगा इलाहाबाद में आपका मकान कब्जा हो गया। तो उसने क्या किया? उत्तर भारत के सारे राजाओं का संपूर्ण उन्मूलन, सबको खत्म कर दिया। दक्कन के राजाओं से दोस्त हैं, उनकी मदद ली, रास्ता जानने में, आगे बढ़ने में, सामने वाले राजा के बारे में इंफॉर्मेशन लेने में। और फिर दक्षिण जब वो पहुंचा तो वहां नियम बनाया, ग्रहण मतलब कब्जा, मोक्ष मतलब मुक्ति, और फिर नजराना कि हफ्ता पहुंचाते रहना। तो उत्तर भारत के राजाओं का फॉर्मूला क्या है? संपूर्ण उन्मूलन, कि अगर मैं बाहर निकलूं तो कोई मेरे लिए खतरा ना बन सके। दक्कन मित्रता, अनावश्यक झगड़ा क्यों करना? पठार के लिए क्यों झगड़ा करना? और दक्षिण के लिए ग्रहण, राज्य पर कब्जा, फिर मोक्ष, मुक्ति, फिर नजराना। यह एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया भारत के इतिहास में संपूर्ण महाद्वीप पर कब्जा रखने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक इस फॉर्मूले को नहीं समझ पाया, मारा गया बेचारा। चर्चा करेंगे उस पर। औरंगजेब इस फॉर्मूले को नहीं समझ पाया, 22 साल मराठों से लड़ता रहा वो आदमी, चर्चा करूंगा आगे। अलाउद्दीन खिलजी इस फॉर्मूले को समझा, उसने भी यही काम किया। देवगिरी के यादव राजा से मित्रता, वैवाहिक संबंध, रामचंद्र। और फिर दक्षिण में ग्रहण, मोक्ष, नजराना, समुद्रगुप्त। तीसरा इस काल का जो सबसे अहम आदमी है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बहुत महान आदमी। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा गौरवशाली व्यक्तित्व जिस पर अगर चर्चा की जाए तो 10 एपिसोड कम पड़ेगा। इतना गौरवशाली व्यक्तित्व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब पहली बात तो आपका यही पे माथा ठनकेगा कि विक्रमादित्य क्यों लगा दिए यार। विक्रमादित्य एक परंपरा थी भारत में। जब भी कोई राजा, स्थानीय राजा किसी विदेशी को पराजित करता था तो विक्रमादित्य की उपाधि लेता था। और यह परंपरा शुरू की थी उज्जैन के एक राजा ने जिसका इतिहास में नाम नहीं मिलता। तो चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात में शकों का उन्मूलन किया तो उसको कहा गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस आदमी के राजा बनने की एक बड़ी रोमांटिक कहानी, बहुत रोमांटिक कहानी यह है
फार्मूला तो आप लगाएंगे ही, P इज टू P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी, उस फार्मूले को लगाइए, सीखिए, पर निर्भरता, दूसरे पर निर्भरता छोड़िए। मैं बार बार हर एपिसोड में इस देश के युवाओं से अपील कर रहा हूं, जागो, पढ़ो, सीखो, समझो, जागो, सब तैयारी करो, सब। जो जहां बैठा हुआ है, गांव में बैठा है, जंगल में बैठा है, शहर में बैठा है, ऑफिस में बैठा है, तरीका तो पता ही चल रहा है ना। तरीका तो पता ही चल रहा है ना। बहाना मत बनाओ। प्रभु राम की फोटो लगा लो, लिख लो संघर्ष के सूचक हमारे आराध्य। तुम एटीएम में काम करते हो। हमारे एक आईएएस अधिकारी हैं यूपी कैडर में, जिन्होंने एटीएम में काम किया लेकिन पढ़ाई की। हमारे एक आईपीएस हैं कर्नाटक कैडर में, जिन्होंने होटल में वेटर का काम किया। मैं लाऊंगा सबको शो में, आप चिंता ना करें, सबसे मिलाऊंगा। आप कहीं भी बैठे हैं, आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 35 तक चलेगा। 35 के बाद आप फिर नौकरी के विषय में मत सोचिए, उद्यम के विषय में सोचिए, बिजनेस के विषय में सोचिए, एंटरप्रेन्योरशिप के विषय में सोचिए। लेकिन सोचिए, पढ़िए 2 घंटा डेली। जो हमारी बहनें 20 साल की हैं, 22 साल की हैं, गांव में हैं, शादी हो गई है, बच्चे हो गए, 2 घंटा डेली। अपना विकास करिए। आपके विकास से आपके परिवार का विकास, आपके परिवार के विकास से आपके समाज का विकास, आपके समाज के विकास से राष्ट्र का। कई लोग बड़े हतोत्साहित हो जाते हैं कि समुद्रगुप्त पे पूरा नहीं बताए। अब पूरा 56 भोग खा के जाओगे, भूखे हो तो तुम्हारी भूख का ध्यान दिया जाएगा। राजा के सामने 56 भोग रखा जाता है, प्रजा के सामने नहीं रखा जाता, क्योंकि राजा के सामने मुद्दा होता है चुनाव और प्रजा के सामने मुद्दा होता है भूख। तुम भूखे हो, भोजन मिल रहा है, इसी में भगवान का धन्यवाद करो। अप्रोच पता चल रही है, तरीका पता चल रहा है, सोचने का ढंग विकसित हो रहा है। हमारे पिताजी बचपन में कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान। मैं कहता हूं, सोचोगे समझोगे तो बनोगे महान। सोच विकसित करो, समझ विकसित करो। और समझ में एक जादू है। समझ एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन की जो बेवकूफी रूपी खरपतवार है ना, वीडिंग सिर्फ खेत में नहीं होती, खुद में भी होती है। आप 4 घंटा चौराहे पे दोस्तों के साथ खड़े हैं, पता है आपके माता पिता को गुस्सा क्यों आती है कि समय क्यों वेस्ट कर रहे हो यार, आपका नहीं पढ़ने का मन है, जिम चले आओ। आपके माता पिता कुछ नहीं कहेंगे, कहीं तो शक्ति बढ़ रही है, शरीर में तो ताकत आ रही है। आपके पिताजी सुबह ऑफिस गए 11-10 बजे, उन्होंने देखा आप चौराहे पे चाय पी रहे हैं और किसी कार्यवश वो वापस घर आए 2 बजे, फिर आपको देखा वहीं बैठे हैं। 4 घंटा उस आदमी के शरीर में आग लग गई। बड़ा है ना आपसे, अनुभव है ना उसके पास, और आपको वो पिता दुश्मन लगता है। हम सबको मां बाप दुश्मन लगते हैं, क्योंकि जो बनाना चाहते हैं वो कठोर होते हैं, जो मिटाना चाहते हैं वो मुलायम होते हैं। कुम्हार जो होता है ना, कुम्हार, वो कच्चे घड़े को आग में फेंकता है पकाने के लिए। ऐसे हमारे माँ बाप भी हमको आग में फेंकते हैं।
सुबह उठा करो, 10 बार मां बाप का पैर छुआ करो, 10 बार। और शाम को और हफ्ते में एक बार कह दिया करो कि तुम भगवान हो यार, तुम नहीं होते तो हम खत्म, और इस देश के सारे मां बाप की बीपी और शुगर खत्म हो जाएगी। करके देख लो, ना खत्म हो तो कहना हमसे। तो तरीका तो बता ही रहा हूं ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गौरवशाली व्यक्तित्व। राजा बनने की एक छोटी सी कहानी यह है, इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है इस कहानी को लेकर, लेकिन हर कहानी का एक सार होता है, हर कहानी का एक मैसेज होता है। कहानी आप सच्चे पे मत जाइए, आप लड़ाई मत करिए और ये कहानी है ही नहीं। अरे कहानी का मतलब मैसेज को पकड़ लो ना। तभी तो हमारे देश के संतों को परमहंस कहा गया। परमहंस कोई हंस थोड़ी होता है। जैसे हिंदुस्तान में कुछ चीजें हैं जिनका अस्तित्व तो शायद नहीं है, उनमें से एक है पारस पत्थर। बड़ी कहानियां हैं पारस पत्थर की, बड़ी कहानियां पारस पत्थर की। पारस पत्थर को कहा जाता है कि पारस पत्थर अगर लोहे को छू ले तो सोना हो जाता है। तो रामकृष्ण ने नरेंद्र को छू लिया, लोहा थे नरेंद्र, विवेकानंद हो गए। स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया आज जानती है। तो पारस मतलब गुरु, जो हम जैसे लोहे को सोना बना दे। कहानी के सार पे जाओ, कहानी के मैसेज पे जाओ, उस पर झगड़ा मत करो। अरे झूठ सुना दिए। चंद्रगुप्त द्वितीय को साम्राज्य नहीं मिला, उत्तराधिकारी नहीं बने, रामगुप्त बने। ऐसी कहानी है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा बने। अब रामगुप्त जब राजा बने तो उस वक्त एक शक राजा था बसना, उसने घेरा डाल दिया गुप्त राज्य का। और रामगुप्त से उसने कहा, शक्तिशाली राजा बसना शक राजा, और रामगुप्त से उसने कहा कि मैं घेरा उठा लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तुम्हारी जो बीवी है ना ध्रुव देवी, स्त्री मतलब सम्मान, स्त्री मतलब शक्ति, स्त्री मतलब भगवान, स्त्री मतलब भगवान। इस बात पर चर्चा करूंगा आगे आने वाले एपिसोड में। और जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश में स्त्री को भगवान के समान ट्रीट किया जाएगा वो महान हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अपने भगवान को कोई दूसरे को दे देगा, अपने सम्मान को कोई दूसरे को दे देगा। रामगुप्त तैयार हो गया, बस यहीं पर उसका जो राजा होने का की अर्हता है खत्म। और समझदार लोग अवसर को कभी नहीं चूकते, और मूर्ख अवसर समझ ही नहीं पाते। समझदार और मूर्ख में यह बहुत बड़ा फर्क होता है। मूर्खों के सामने अवसर विद्यमान है, पता ही नहीं, और समझदार अवसर मिलते, कहते ना मौका पाके चौका। मौका मिल गया चंद्रगुप्त को। उसने रामगुप्त से कहा कि मैं जाता हूं ध्रुव देवी बनकर। इसी पे एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। मैं जा रहा हूं, और साड़ी वाड़ी पहनकर और बढ़िया योद्धा लेकर और डोली में बैठकर चंद्रगुप्त गए और बसना की हत्या की। साम्राज्य भी मिला, ध्रुव देवी भी मिली। अभी मैंने लेक्चर की शुरुआत में क्या कहा था कि राजा बनने के लिए 4 चीज चाहिए। उत्साह चाहिए, है ना इस आदमी के पास। रामगुप्त के पास अब 2 कैरेक्टर बन गए, चंद्रगुप्त, रामगुप्त। लिख लो कागज में, डायरी में। रामगुप्त का राज्य भी चला गया, पत्नी भी चली गई। चंद्रगुप्त के पास राज्य भी आ गया, पत्नी भी आ गई। किसकी वजह से? उत्साह की वजह से, दुस्साहस की वजह से, विश्वास की वजह से और समझ की वजह से।
अब कहानी सही है या गलत ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन इस कहानी का जो मैसेज है वो आप तक पहुंचना चाहिए। आप भी बनो ना चंद्रगुप्त द्वितीय। पहली चीज, सबसे खास बात, विक्रमादित्य, बताया मैंने उसका इतिहास। दूसरा, इस आदमी ने गुप्त वैभव को उत्तर पश्चिम तक पहुंचाया, गुजरात तक पहुंचाया, कुबेरनाग से विवाह किया, उत्तर पश्चिम भारत। इतिहास तो यहां तक कहता है कि बल्ख तक इसकी सीमाएं, मध्य एशिया। सच्चाई कुछ भी रही हो, लेकिन इस आदमी ने गुप्त वैभव को अपने उच्चतम सोपान तक पहुंचाया, पीक तक। कुछ बड़े अति उत्साही इतिहासकार तो कहते हैं कि मॉस्को तक कब्जा, टर्की तक। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो तैयारी करने वाले लोग हैं, हम एविडेंस के बाहर नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। साक्ष्य के अतिरिक्त हम काम ही नहीं करेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं वो एक अलग बात है, वहां कुछ भी तथ्य दिए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में, परीक्षा में साक्ष्य के बाहर नहीं जाएंगे। तो पहला चीज विक्रमादित्य, विदेशियों का उन्मूलन। दूसरा, वैवाहिक संबंधों से गुप्त राजवंश का चरमोत्कर्ष। 2 स्त्रियां, कुबेरनाग पत्नी, प्रभावती बेटी। और तीसरा, राजा बनने के सिद्धांत का साक्षात उदाहरण। चौथा, जिस बात के लिए आदमी फेमस है, अपने 9 रत्नों के लिए फेमस है, एक से एक रत्न। चंद्रगुप्त का सबसे अहम सूचना है वो है 9 रत्नों का दरबार, और उस 9 रत्नों में सबसे विशेष आदमी, सारे ही विशेष हैं, कालिदास। कहानी सुनाऊंगा जब गुप्त काल के साहित्य की चर्चा करूंगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम से गुप्त काल पर काल मंडराने लगा, हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ने मिलकर डटकर सामना किया, बहादुरी से सामना किया। लेकिन अब 2 शक्तियां मिटाने के लिए काम कर रही, 2 शक्तियां। एक तो सामंतवादी शक्ति काम कर रही थी जो केंद्रीय सत्ता का हनन कर रही थी, और उसी में विदेशी आक्रमण। मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा था, पैसा कम हो रहा है, सामंतवाद बढ़ रहा है, विदेशी आक्रमण हो गया। मल्टी ऑर्गन फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर, यही वर्ड पकड़ना है, मल्टी ऑर्गन फेलियर। मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा, भाई पैसा आता रहे, हर समस्या निपटी जा सकती है। मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा है, मुद्रा अर्थव्यवस्था गिर रही, अर्थव्यवस्था नहीं, मुद्रा अर्थव्यवस्था गिर रही, सामंतवाद उभर रहा है, उसी में विदेशी आक्रमण, मल्टी ऑर्गन फेलियर। और मल्टी ऑर्गन फेलियर में एक अति योग्य व्यक्ति चाहिए, और वो गुप्तों को नहीं मिला, और यही कारण बना गुप्त वंश के अंत का, अयोग्य उत्तराधिकारी। यहीं पर आज की चर्चा को समाप्त करूंगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।